सभी का गार्गी कन्या महाविद्यालय चैनल पर स्वागत। ऑनलाइन कक्षाओं की श्रेणी में आज अपने एक सामान्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वैसे विद्यार्थियों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिकार के संदर्भ में अपने पढ़ेंगे। वैसे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार BA द्वितीय वर्ष का ये टॉपिक है, जिसको डिटेल से अपने आज देखेंगे। और आज के समय में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले अपनी बात करते हैं, अधिकार किसे कहेंगे। अधिकारों की जब बात शुरू हुई तो इस तरीके का अर्थ प्रचलन में आया कि अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए वो परिस्थितियां हैं जिनके बगैर वो अपना राज्य में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित नहीं कर पाता, अपना विकास स्थापित नहीं कर पाता। शुरुआत में इस तरीके की बात शुरू हुई कि मानव जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ अधिकार इसे दिए जाए। जैसे जैसे ये राजनीतिक विद्वान पैदा हुए, उन्होंने अपने अपने तरीके से अधिकारों को परिभाषित किया। अधिकारों के संदर्भ में हेराल्ड जे लास्की एक प्रमुख विद्वान रहा है, जिसने ये कहा अधिकार के संदर्भ में कि अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके बगैर मानव अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। अधिकारों के पश्चात बात शुरू हुई दुनिया में कि मानव के अधिकार क्या होने चाहिए, किस तरीके के होने चाहिए। मानव अधिकारों की चर्चा इस संसार में सबसे पहले अमेरिका में इसको लिखित रूप दिया गया। अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान बना, जिसमें बिल ऑफ राइट्स के नाम से एक प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव के द्वारा अमेरिका के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की लिखित रूप से सबसे पहले व्यवस्था की। भारत के संविधान की विशेष चर्चा अपने मौलिक अधिकारों के संदर्भ में करेंगे। भारत का जब संविधान लिखा गया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, इस संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रेरणा ग्रहण करते हुए शामिल किए गए। आज भारत के नागरिकों के पास संवैधानिक रूप से 7 मौलिक अधिकार जो मूल संविधान में थे, लेकिन अब परिवर्तन कर दिया गया। इस संविधान में एक परिवर्तन करके 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में भारत के नागरिकों के पास हैं। एक मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, वो भारत के मौलिक अधिकारों की सूची से 1978 में भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और अब इसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में लिखित। जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उनकी चर्चा अपने बारी बारी से करेंगे। ये भारत के जो नागरिक हैं उन्हें वर्तमान समय में मिल रहे हैं। ये भारत के संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को दिया हुआ अधिकार है। इन 6 अधिकारों को यदि अपने देखें तो सबसे पहला जो अपना अधिकार है भारत के नागरिकों का समानता का अधिकार। हालांकि अधिकारों की शुरुआत भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद के क्रम में देखें तो अनुच्छेद 12 में सबसे पहले राज्य की परिभाषा दी गई है और ये स्पष्ट किया गया है कि राज्य के अंतर्गत
कौन कौन आएगा, जिसमें विशेष रूप से भारत सरकार, राजस्थान सरकार, भारतीय संसद के सदनों के बारे में, राज्य की विधानसभा, विधान परिषद, विभिन्न प्रकार के जो अन्य निकाय हैं उन सबको शामिल किया गया है राज्य की परिभाषा में। अनुच्छेद के लिहाज से यदि देखें तो अनुच्छेद 13 में अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य जो मौलिक अधिकारों से मैच जो चीज नहीं करती है, अर्थात असंगत विधियों को हटाया जाएगा। ये अनुच्छेद 12 और 13 शुरुआत में चर्चा होती है। इसके बाद नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला अपना अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18। भारत के नागरिकों को इस हिसाब से देखें तो इस के अंतर्गत 5 प्रकार की समानताएं प्रदान की गई हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि कानून के समक्ष, जिसको कानूनी समानता के नाम से पुकारते हैं, इसमें ये कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक बराबर हैं, अर्थात कि देश में सब लोगों के लिए एक जैसा कानून रहेगा, सब लोगों के लिए एक जैसे न्यायालय रहेंगे। ऐसी चर्चा अनुच्छेद 14 में की गई है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत सार्वजनिक समानता की चर्चा की गई है। इसमें ये कहा गया है कि भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक है, सार्वजनिक जो उपयोग की चीजें हैं उनका उपयोग कर सकता है। इनमें धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको सार्वजनिक समानता के नाम से पुकारा गया है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सरकारी नौकरियों के संदर्भ में समानता की बात की गई है। इसमें यह कहा गया है कि भारत में केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार के द्वारा जो भर्तियां निकाली जाएंगी वो सबके लिए समान रूप से होंगी। हालांकि आज के संदर्भ में देखें तो ये आरक्षण का प्रभाव इस पर नजर आता है। वो भी संविधान निर्माताओं की जो सोच थी, वो अनुच्छेद 16(4) में ये कहा गया है कि यदि सरकार चाहे तो कुछ समय के लिए कुछ विशेष वर्गों को विशेष लाभ दे सकती है, और इसी बात के आधार पर ये जो आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत के संदर्भ में बात की गई है, या इसको अस्पृश्यता के संदर्भ में बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि देश में संवैधानिक रूप से ये प्रबंध किया गया है कि छुआछूत का प्रचार करना वर्जित है, ऐसा दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के निषेध की बात है, अर्थात जो डिग्रियां जो भारत में दी जाएंगी, जो डिग्री और मेडल दिए जाएंगे, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा। अनुच्छेद 18 में ये क्लियर किया गया है कि आज से पहले जो भी ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा इस तरीके की उपाधियां यदि दी गई, आज के बाद नहीं दी जाएगी। और ये क्लियर किया गया है कि आज के बाद शिक्षा और सेना के क्षेत्र में ही डिग्री उपाधि दी जाएगी। वास्तव में जो कार्य करेगा इस क्षेत्र में, जो मेहनत करेगा, उसे ही ये डिग्री और उपाधि दी जाएगी। बिना किसी कारण के ऐसा भारत में नहीं होगा। तो ये है भारत के नागरिकों का सबसे पहला अधिकार,
जिसे समानता का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 14 से 18 5 प्रकार की समानताएं भारत के नागरिकों के लिए प्रदान की गई है। अब आगे के क्रम में यदि देखें अपने, तो दूसरा भारत के नागरिकों का जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। नागरिकों को समानता के पश्चात अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक 4 अनुच्छेद हैं जिनमें स्वतंत्रताओं की चर्चा है भारत के नागरिकों के लिए। सबसे पहले अनुच्छेद 19 की बात करें। 19 की भी स्थिति ये है कि शुरुआत में 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त थी। अब अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, क्योंकि एक संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी उसको अभी यहाँ से भी हटा दिया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारत के नागरिकों को जो वर्तमान में उपलब्ध है, उनमें सबसे पहली अपनी स्वतंत्रता है कि अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको कहते हैं, अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है कि वो अपनी बात व्यक्त कर सकता है लिखित रूप से, मौखिक रूप से, अर्थात इसे प्रेस की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में शामिल किया गया। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही भारत में कोई भी व्यक्ति बिना हथियार के किसी भी प्रकार का सम्मेलन कर सकता है, ऐसा अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है। बिना हथियार के सम्मेलन भारतीय जो है कर सकते हैं। तीसरी जो स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है कि कोई भी संघ या संगठन आप बना सकते हैं अच्छे उद्देश्य के लिए। यदि आप ऐसा कोई काम करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप भारत में कहीं भी घूम फिर सकते हैं। आवास भ्रमण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है भारत के नागरिकों को। आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। ये भारत के नागरिकों को अधिकार है कि वो भारत में कहीं भी स्थायी रूप से रह सकते हैं। एक स्वतंत्रता इसके अंतर्गत अपने को प्रदान की गई है कि अपनी आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी वैध कारोबार कर सकते हैं। ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारत के नागरिकों को, अपने सभी को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की गई है। एक बार पुनः अनुच्छेद 19, इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी जो अब 6 हैं। संपत्ति की स्वतंत्रता को यहाँ की सूची से हटा दिया है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है। बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से कोई सम्मेलन भारत के नागरिकों का किया जा सकता है। कोई भी संगठन या समुदाय या संघ का निर्माण कर सकते हैं। आप भारत में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं और अपने पेट भरने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप कोई उचित काम धंधा कर सकते हैं। ये भारत के नागरिकों का दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 की चर्चा अपनी हो गई। अनुच्छेद के लिहाज से देखें तो अनुच्छेद 20 में भारत के नागरिकों को जो स्वतंत्रता दी गई है उसका संविधान में इस तरीके से उल्लेख किया गया है, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, जिसका अर्थ ये हुआ कि इसको यदि क्लियर करें, यानी अनुच्छेद 20 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया है तो सबसे पहली बात तो कि उस अपराध के लिए
एक से ज्यादा बार उसे दंडित नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी है, उसके लिए जो निर्धारित समय पर जो निर्धारित कानून था उससे सजा उसे मिल गई है, तो उस अपराध के लिए उसे दूसरी बार दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं, 20 में अपराध की इस कंडीशन की बात की गई है। अनुच्छेद 21 जो भारत के नागरिकों के लिए सबसे अहम मौलिक अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के नाम से यह नागरिकों को मिला है। ये एक ऐसा अधिकार है जो किसी भी परिस्थिति में मानव से नहीं छीना जा सकता। बाकी कुछ ऐसी कंडीशन है जैसे इमरजेंसी कोई लागू हो, भारत के संविधान में अनुच्छेद 352, 356, 360 की जो चर्चाएं हैं, उस कई कंडीशन में बाकी अधिकार व्यक्ति से कुछ समय के लिए छीने जा सकते हैं। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा इस पृथ्वी पर जिसने जन्म ले लिया, उसको कोई मार नहीं सकता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता सबसे इम्पोर्टेंट भारत के नागरिकों का अधिकार है। हालांकि इसमें अब एक नई चीज भी जुड़ी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा रही है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जो वर्तमान में निःशुल्क शिक्षा का सिस्टम है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का, वो अनुच्छेद 21A में इसको शामिल किया गया। अनुच्छेद 22 में विशेष रूप से ये कहा गया है कि जिसमें जो चर्चा आती है अपराध के विषय में संरक्षण की कंडीशन है, अपराध के संदर्भ में इसमें ये क्लियर किया गया है। सबसे पहले ये कहा गया है कि बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 20 में ये चर्चा है कि बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही ये क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी संदेह के शक के आधार पर अपने को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि ऐसी कंडीशन में शक के आधार पर यदि गिरफ्तार करते हैं, संदेह के आधार पर गिरफ्तार करते हैं, तो ये कहा गया है कि उसे अगले 24 कार्य घंटों के अंदर अंदर निकटतम अदालत में पेश करना पड़ेगा। उसे अपने बचाव के लिए वकील करने का उसे अवसर देना पड़ेगा। यदि फिर कोर्ट दोषी माने, कोर्ट कोई आदेश दे तो मान्य होगा। ये भारत के नागरिकों का अपना दूसरा अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। इसी क्रम में यदि देखें तो नागरिकों का जो तीसरा अधिकार, जिसे शोषण के अधिकार के नाम से पुकारा जाता है, तीसरा जो अधिकार शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 23 व 24 में इस तरीके की चर्चा है। अनुच्छेद 23 में यह कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, अर्थात अनैतिक कार्यों के लिए मानव को बाध्य नहीं किया जा सकता, मानव से जबरदस्ती कोई काम नहीं लिया जा सकता। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जा सकती। उसकी इच्छा का, उसके मन का ध्यान रखा जाएगा। व्यक्ति से जबरदस्ती कोई कार्य उसकी सहमति के बगैर नहीं करवाया जा सकता, जिसको दुर्व्यापार और बलात्संग के रूप में संविधान में देखा गया।
अनुच्छेद 24, ये चीजें अनुच्छेद 23 में है दुर्व्यापार के संदर्भ में। अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि बाल श्रम निषेध किया गया है, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि उन्हें कारखानों आदि के जटिल कामों में नहीं लगाया जा सकता। यानी इस उम्र के बच्चों से जो जैसे आजकल देख रहे हैं होटल कारखाने, इस आयु वर्ग के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते। चौथा अधिकार जो अपना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहले अपने जो 19 से 22 तक चर्चा हुई वो केवल स्वतंत्रता के संदर्भ में था। अब धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 25 में सबसे पहले अपने को स्वतंत्रता दी गई है धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के संविधान के अनुसार ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुसार किसी भी धर्म को माने या न माने, ये उसकी आत्मा पर निर्भर है, उसको छूट रहेगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए ये व्यक्ति के मन पर छोड़ दिया गया है, उसकी आत्मा पर छोड़ दिया गया है। इससे अभिप्राय ये हुआ कि कोई व्यक्ति यदि नास्तिक है, आस्तिक है, सरकार की जो योजनाएं होंगी सबके लिए बराबर होंगी, एक जैसी होंगी। इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हैं या नहीं जाते हैं। धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ। अनुच्छेद 26 में ये कहा गया है कि आप अपनी धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं। धार्मिक संस्थाएं बनाने की छूट होगी। सरकार किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेगी, लेकिन जनता मिलकर के अपने सहयोग से कोई किसी भी प्रकार की धार्मिक संस्था जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, जनता बना सकती है। अनुच्छेद 27 में ये कहा गया है कि सरकार के द्वारा ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा जिससे किसी धर्म विशेष को आय होती है। सरकार ऐसा किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगी जिससे किसी धार्मिक संस्था को कोई इनकम होती है। अनुच्छेद 28 में ये कहा गया है कि जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, अब शिक्षण संस्थाएं कई टाइप की हैं, जैसे गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में हैं। यानी ये कहा गया है कि भारत में जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी किसी विशेष धर्म के बारे में बताया जा सकता है। इसके बारे में ये आर्टिकल 28 ये कहता है कि धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उस दिन उपस्थिति बाध्य नहीं की जा सकती। यानी बच्चों को ये इन शिक्षण संस्थाओं में विशेष धर्म के बारे में, जैसे जैन धर्म के बारे में 2 दिन बताया जा सकता है, बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों को पढ़ाया जा सकता है। उस दिन उपस्थिति बातें नहीं की जा सकती। ये 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है। ये अपना चौथा अधिकार हुआ। इसी क्रम में यदि देखें तो 5वां भारत के नागरिकों का जो अधिकार है
उसे शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के नाम से पुकारा जाता है। ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड अपना अधिकार है। अनुच्छेद 29 में सबसे पहले लिखा है कि सभी लोग, सभी वर्गों के लोग अपनी शिक्षा और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अपनी किसी भी प्रकार की संस्था बना सकते हैं। यानी पुरानी चीज़ों का संग्रह करके आप इस तरीके से रख सकते हैं। आज जिस तरीके से ये संग्रहालय बने हुए हैं वो इसी का एक उदाहरण है। सभी लोगों को ये छूट है कि आप अपनी शिक्षा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसी संस्थाएं बना सकते हैं। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में बात की गई है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस बात को भी ध्यान रखा है कि इस देश में कुछ धर्मों के लोग कम संख्या में हैं, इसलिए उनको इस नामकरण से पुकारा है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी शिक्षा और संस्कृति को संजोए रख सकते हैं, वो अपना प्रबंध उस बारे में खुद कर सकते हैं। छठा जो अधिकार भारत के नागरिकों का, जिसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से पुकारा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 32। एक अनुच्छेद बीच में रह गया, 29 और 30 के पश्चात इसकी भी थोड़ी बात कर ली। अनुच्छेद 31। अब तो ये अधिकार, ये अनुच्छेद संविधान के अंतर्गत खाली है, ये जगह। लेकिन पहले यहाँ संपत्ति का अधिकार था, जिसकी चर्चा शुरू में अपनी हुई थी। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से हटा दिया, यानी मौलिक अधिकारों की सूची से ये हटा दिया और इसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। आजकल ये प्रश्न आता है कि संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है, तो इसे कानूनी अधिकार के नाम से पुकारा जाता है। यानी आज भी छूट है, वे भारत का नागरिक अपनी योग्यता अनुसार कितनी ही संपत्ति अर्जित करे, लेकिन सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार उसे एक निश्चित जो आंकड़ा है उससे ज़्यादा यदि आप कमाते हैं, जो टैक्स पे करना पड़ेगा। बाकी संपत्ति कमाने से रोक नहीं लगाई है, इसे कानून से स्वीकृति प्राप्त है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 में भारत के संविधान में उल्लेखित है, इसके बारे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान को लिखने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो प्रारूप समिति के चेयरपर्सन थे, इन्होंने इस संवैधानिक अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा के नाम से पुकारा है। ये एक ऐसा अधिकार है जो अपने को ऊपर लिखित सारे अधिकार दिलाने का प्रयास करता है। इस अधिकार में ये लिखा गया है कि यदि आपको ऊपर लिखी हुई चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास सीधे जा सकते हैं। यानी मौलिक अधिकारों का एक ऐसा मामला है जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में आप ले जा सकते हैं। आपको अधिकार ये कोर्ट के माध्यम से मिलेगा।
इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिट कोर्ट जारी करते हैं, जिन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा आदि के नाम से पुकारा जाता है। ये कहा गया है कि अनुच्छेद 32(2) के तहत मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है और अनुच्छेद 226 के तहत इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में हो सकती है। तो ये जो मौलिक अधिकार है, भाग 3 भारत के संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक माना जाता है। तीन अनुच्छेद ऐसे बच जाते हैं जो आम नागरिकों से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इनमें भी चर्चा मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मूल रूप से ये सेना से संबंधित है, क्योंकि आम व्यक्ति जो है वो तो अनुच्छेद 32 तक की चर्चा करता है, लेकिन ये भी भाग मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है, जिसमें सेना को इतने सारे अधिकार ये नहीं मिल पाते। अनुच्छेद 33 में जैसे कहा गया है कि भारत की जो संसद है वो पावरफुल होगी कि शस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों में क्या कटौती करनी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आम व्यक्ति पर तो लागू नहीं होती, लेकिन शस्त्र जो सेना है उनके बारे में संसद प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 34 आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें ये कहा गया है कि जहां सैन्य क्षेत्र है, या इसको इस तरीके से भी पूछते हैं कि जिस जगह कोई मार्शल लॉ लागू है, यानी कोई ऐसी जैसे क्षेत्र है जो विशेष क्षेत्र है, जिसे सैन्य क्षेत्र जैसे छावनी के रूप में या मार्शल लॉ किसी भी तरीके का जो नियम यदि लागू है, तो उस क्षेत्र में जो मौलिक अधिकारों में संसद के द्वारा कटौती की जा सकती है। अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई अपराध का यदि मामला है तो उसकी सजा के बारे में, उसके दंड के बारे में संसद कानून का निर्माण कर सकती है। ये भाग 3 को डिटेल से देखा, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल मौलिक अधिकारों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से डिटेल स्टडी इसकी करें। इससे संबंधित अपने अगली क्लास में कुछ इनके अंदर की गहराई की बातें और जानेंगे।